देखिए, वैसे तो ये भारतीय इतिहास का भी विषय है, ठीक है। जब हम लोग प्राचीन भारत देखेंगे उसमें मौर्य वंश पे डिटेल चर्चा होगी, लेकिन अभी हम लोग का टॉपिक क्या है, बिहार स्पेशल। तो अभी डिटेल में चर्चा करने से इसका भी समय लंबी हो जाएगा, ज़्यादा लग जाएगा। तो जब भारतीय इतिहास प्राचीन इतिहास होगा तो उस समय इस पर डिटेल चर्चा होगी। यहाँ केवल हम बिहार से संबंधित मुद्दों पे ही चर्चा करेंगे, ठीक है। और जिनका प्राचीन भारत हो चुका है वो तो पहले पढ़ ही चुके होंगे, इसलिए रिवीजन करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो देखिए, हम लोग मगध देख रहे थे, मगध शासन। तो मगध में सबसे पहले कौन सा वंश आया, बृहद्रथ वंश। इसके बाद हर्यक वंश, इसके बाद शिशुनाग वंश, इसके बाद नंद वंश, इसके बाद कौन आएगा, मौर्य वंश। इसके बाद कौन आएगा, देखिए सुंग वंश आएगा, लेकिन सुंग वंश मगध क्षेत्र पे नहीं होगा, वो चला जाएगा विदिशा। यानी वो क्या कहेगा, राजधानी को पाटलिपुत्रा से लेके कहाँ चला जाएगा, विदिशा, जो मध्य प्रदेश में, ठीक है। हाँ, फिर गुप्त काल में दोबारा लौट के आएंगे यहाँ पे पाटलिपुत्र या बिहार के क्षेत्र में। तो सुंग वंश का काल तो हम लोग इसमें बिहार के इतिहास में हम लोग नहीं देखते हैं, हम लोग भारत का प्राचीन इतिहास उसको देखते हैं। तो देखिए, मगध पे जो था एक सीक्वेंस में शासक बना, बृहद्रथ वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा और लिख देगा जो सीक्वेंस में से जाए, ठीक है, या पहले से या अंतिम से। अब आपने ये भी देखा, बृहद्रथ वंश के संस्थापक कौन थे, बृहद्रथ ही थे। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, बिंबिसार। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे, शिशुनाग। और नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद। और मौर्य वंश के संस्थापक कौन होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य। तो देखिए, ये सब आपको कहते हैं ना, जिसको आपको तो मिसलेनियस वन लाइनर सवाल कहते हैं, ये सब वन लाइनर सवाल में आ जाता है। संस्थापक तो रहेगा ही, ठीक है। अब देखिए एक चीज बताइए, जब बृहद्रथ वंश शासक बना, स्थापना किया मगध राज्य का, तो उसकी राजधानी कहाँ थी, गिरिब्रज। गिरिब्रज कहिए या राजगिरी कहिए, ठीक है। देखिए वैसे देखिए तो गिरिब्रज अलग है, राजगिरी अलग है, लेकिन आज के हिसाब से राजगिर में ही ये दोनों है, ठीक है। फिर गिरिब्रज से हटा करके पाटलिपुत्रा राजधानी किसने किया था, उदयन ने किया था। वो किस वंश का था, हर्यक वंश का। फिर पाटलिपुत्रा से राजधानी कहाँ गया, वैशाली, किसने किया। और फिर वैशाली से पटना किसने लाया, कौन लाया, कालासो, ठीक है। यहां तक हम लोग देख चुके हैं। अब देखिए, अब देखते हैं मौर्य शासक की स्थापना कैसे हुई। देखिए, आपको पता होगा नंद वंश का आखिरी शासक था कौन, धनानंद, जो किसके समकालीन था, सिकंदर के समकालीन था। और आपने कल देखा कैसे धनानंद ने विष्णुगुप्त यानी कौटिल्य या चाणक्य की बेइज्जती की। आप सोचे, जो आप विद्वान व्यक्ति हो उसकी बेइज्जती होता तो दिल पे तो लगता ही है ना। तो कहा जाता है, कई पुस्तक में ये भी लिखा जाता है, जो उन्होंने क्या किया, बस इससे बदला लेने की ठान ली, ठीक है। तो बदला लेने के लिए उसको एक व्यक्ति मिला, कौन, चंद्रगुप्त। अब देखिए, शुरुआत में धनानंद को हराना बहुत मुश्किल था, ठीक है। तो सबसे पहले विष्णुगुप्त ने क्या किया, विष्णुगुप्त यानी कौन, चाणक्य ने। अब देखिए उस समय क्या था,
ये सिकंदर की मृत्यु हो जाएगी कब? 323 BC में सिकंदर की मृत्यु हो जाएगी। अब देखिएगा भारत का जो एरिया आप देखते हैं इस हिसाब से, तो देखिए ये जो सतलज ब्यास नदी है यहां तक जो सिकंदर का आक्रमण हो चुका था, ठीक है। अब जब सिकंदर की मृत्यु हो जाएगी तो सिकंदर के कुछ सैनिक इस एरिया में ही रह जाएंगे, ठीक है। कहां से? ब्यास नदी के पश्चिम में। अब सबसे पहले विष्णुगुप्त यानी कौटिल्य चंद्रगुप्त की सहायता से इस क्षेत्र पे कब्जा करेगा। किस क्षेत्र पे? सिंध और पंजाब के क्षेत्र पे। कहां कब्जा करेगा? पंजाब के क्षेत्र पे। और यहां कब्जा करने के बाद इसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, क्योंकि जैसे यहां का राज्य अपने कंट्रोल में ले लेगा तो सेना भी हो जाएगा और पैसा भी, धन दौलत भी हो जाएगा। तब जाकर के ये कहां पे हमला करेंगे? मगध पर। और मगध पर क्या करें? धनानंद को इसकी हत्या करके एक नया वंश बनाएंगे, मौर्य वंश। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। तो देखिएगा विष्णुगुप्त यानी कौटिल्य ने क्या किया? पहले चंद्रगुप्त की सहायता से कहां कब्जा किया? सिंध और प्रांत में। क्यों? क्योंकि वहां से सिकंदर की मृत्यु हो चुकी थी और वो एरिया कुछ समय के लिए खाली रह चुका था, ठीक है। अब जाहिर सी बात किसी भी देश शासक जो मरता है तो उसकी स्थिति थोड़ी कमजोर होती है कि नहीं? ये लोग पहले से जो है कई वर्षों से युद्ध लड़ रहे थे तो कमजोर भी पड़ चुके थे, तो उसका फायदा उठाया चंद्रगुप्त मौर्य और विष्णुगुप्त ने। वहां पे कब्जा करने के बाद जब इनकी आर्थिक और सैन्य ताकत मजबूत हुई तो ये कहां पहुंचे? मगध। और धनानंद को पराजित कर यहाँ पे एक नए वंश की स्थापना करेंगे जिसका नाम होगा मौर्य वंश। और मौर्य वंश की स्थापना कब हुई है? 321 में। कौन किए हैं? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की है। याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ये बार बार क्यों रिपीट कर रहे हैं? कि एक चंद्रगुप्त और आएगा किस काल में? गुप्त काल में। लेकिन यहां में चंद्रगुप्त मौर्य। अब ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा जाता है जो यानी एक पुस्तक है मुद्रा राक्षस, किसके द्वारा लिखा गया है? विशाखदत्त के द्वारा। यानी मुद्रा राक्षस नाम का एक पुस्तक है, विशाखदत्त के द्वारा लिखा गया है। इसमें जो है चंद्रगुप्त को क्या कहा गया है? वृषल यानी निम्न कुल का बताया गया। यानी मुद्रा राक्षस हो चाहे पुराण हो, इन सब में चंद्रगुप्त को क्या कहा गया है? वृषल यानी निम्न कुल का, ठीक है। लेकिन बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ में इन्हें क्या कहा गया है? क्षत्रिय, ठीक है। तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य को जो है मुद्रा राक्षस में क्या कहा गया है? वृषल यानी निम्न कुल का कहा गया। लेकिन बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ में क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? क्षत्रिय। तो ये क्षत्रिय का अर्थ क्या होता है? अगर पूछा जाए क्षत्रिय का अर्थ? रक्षा करने वाला, ठीक है। तो सबका अपना अपना है विचारधारा, क्योंकि इनका वंश के बारे में किसी को जानकारी नहीं था। तो किसी ने इसे निम्न कुल का कहा तो किसी ने इसे क्षत्रिय कहा, ठीक है। तो पहले यहां तक लिख लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में तो आप तो जान ही रहे हैं। इनको क्या कहा गया था? वृषल यानी निम्न कुल का, ठीक है। वैसे किसी को पता नहीं था ये किस कुल के। जब मान ली किसी को कुछ पता नहीं होता है तो लोग अपने हिसाब से अनुमान लगा लेते हैं। निम्न कुल करने पीछे कारण क्या था? आप लोग देखेंगे वैदिक काल में गोत्र वोत्र बहुत सब चीज देखा जाता था, और इसका कोई गोत्र नहीं मिल रहा था क्योंकि इसके पूर्वजों की जानकारी नहीं थी। इसीलिए पुराण में भी या जो भी हिंदू ग्रंथ है उसमें इसको क्या कहा गया है? निम्न कुल का। लेकिन बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में इनको क्या कहा गया? क्षत्रिय। क्यों? क्योंकि आगे चल के ये जितने भी होंगे शासक इसके या तो जैन धर्म को मानेंगे या बौद्ध धर्म को मानेंगे। और जाहिर सी बात है जिसको बढ़ावा देंगे वो तो बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे ही ना,
और जिसको बढ़ावा नहीं देंगे तो थोड़ा सा कम करके देखिए। इतिहास में यही है ना, इतिहास में कुछ भी हो सकता है। जिस धर्म को या जिस व्यक्ति को या जिस क्या कहते हैं लेखक कवि को सम्मान मिलता है तो बढ़ा चढ़ा के भगवान बना देता है, और जिसको सम्मान नहीं मिलता है तो उसको क्या बना देता है, विलन बना देता है। जैसे आपने इतिहास में देखा होगा हर्षचरित में वानभट्ट ने इसे क्या बना दिया, महान राजा बना दिया। किसको, हर्षवर्धन को। लेकिन वही मोहम्मद बिन तुगलक के काल में बर्नी, इसामी और इब्न बतूता ने उसे विलन बना दिया। क्यों? क्योंकि वो लोग उसको सजा दिए हुए थे। ठीक है, तो यहाँ भी वही है। चंद्रगुप्त मौर्य या इसके आगे जो मौर्य वंश हम लोग देखेंगे, ये ज़्यादातर या तो बौद्ध धर्म को मानने वाले होंगे या जैन धर्म को मानने वाले होंगे। इसलिए उन ग्रंथों में क्या कहा गया, इसे क्षत्रिय। और बाकी ग्रंथों में, खासकर हिंदू ग्रंथों में क्या कहा गया है, विरसल यानी निम्न कुल का। अब ये चंद्रगुप्त मौर्य जो संस्थापक बनेंगे, तो याद रखिए, देखिए आपको पता था ये सिकंदर की मृत्यु के बाद शासक बना है। जब सिकंदर चले गए तो उनके जो कई सारे सेनापति थे जो छोटे छोटे राज्य बना लिए थे। तो उसी में एक सेनापति था सेल्यूकस निकेटस। कहाँ के शासक थे? कहाँ के थे? यूनानियन शासक। देखिए इसका मेन शासन कहाँ था? पश्चिम प्रांत यानी ईरान के आसपास के क्षेत्र में। तो ये जो सेल्यूकस निकेटस थे, ये किसके सेनापति हुआ करते थे? सिकंदर के सेनापति। लेकिन सिकंदर की मृत्यु के बाद इन्होंने खुद जो है मैसिडोनिया के क्षेत्र पे कब्जा कर लिया और खुद को वहां का शासक कर लिया, यानी यूनानी शासक भी कह सकते हैं। यानी यूनान का शासक फिर कौन बन गया था? सेल्यूकस निकेटस। अब देखिए 305 ईस्वी में या 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटस के बीच युद्ध होगा। और इस युद्ध में किसकी जीत होगी? चंद्रगुप्त मौर्य की जीत होगी। यानी 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध होगा, जिसमें जीत किसकी होगी? चंद्रगुप्त मौर्य की। और इस युद्ध के बाद सेल्यूकस निकेटस जो है अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किससे करेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य से। यानी सेल्यूकस निकेटस अपनी पुत्री हेलेना का विवाह कर देंगे किससे? आप सोचिए उस काल में भी दहेज चलता था। दहेज की परंपरा आज से नहीं है, हमेशा से है। और दहेज के रूप में क्या क्या देगा क्षेत्र? काबुल, कांधार, मकरान और हेरात। काबुल को जो उस भाषा में यानी वहां किस नाम से? एरिया, फिर आराकोसिया, जड्रोसिया, और हेरात को किस नाम से जाता है? पेरिपिसमदाई। यानी ये हम लोग अपने हिसाब से, भारतीय ग्रंथ में ये नाम से जाना जाता है, लेकिन यूनानी ग्रंथ में किस नाम से जाता है? एरिया, आराकोसिया, जड्रोसिया और पेरिपिसमदाई। तो देखिए 305 ईसा पूर्व में, यानी आज से लगभग कितने सौ साल पहले? आज से लगभग 2300 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटस के बीच युद्ध हुआ। सेल्यूकस निकेटस कौन था? यूनान का शासक, जो पहले सिकंदर का सेनापति हुआ करता था। इस युद्ध में हार के बाद उन्होंने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया, और दहेज के रूप में कहिए या दंड के रूप में कहिए। दहेज के रूप में इसलिए कह सकते हैं बेटी का विवाह हुआ तो साथ में ये 4 राज्य दिए। दंड स्वरूप इसलिए कह सकते हैं क्योंकि युद्ध में जीता गया था, है कि नहीं? तो ये काबुल, कांधार, मकरान और हेरात। ठीक है, अब देखिए इसको जीतने के बाद जो है इनका जो एरिया है, यानी किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य तो आपको पता होगा पाटलिपुत्र यहां से शासन करते थे मगध, है कि नहीं? अब नीचे इसके काल में देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य का नीचे का जो एरिया होगा ये कहां तक चला जाएगा? उत्तरी कर्नाटक तक, यानी कर्नाटक का ऊपरी हिस्सा तक।
इधर उत्तरी कर्नाटक होगा, इधर कहाँ होगा, कलिंग यानी उड़ीसा। और यहां देखिए काबुल कांधार यानी यहां तक, इस क्षेत्र तक पहुंच जाएगा इसका एरिया। तो इसका जो कब्जा होगा इतने बड़े एरिया पे हो जाएगा। यानी कहा जाता है जो मौर्य काल के अलावा केवल क्या कहते हैं, जब मुगल काल आएगा तभी तक वहां तक शासन जाएगा। अंग्रेज का शासन नहीं गया वहां तक कभी। अंग्रेज तो कभी अफगानिस्तान क्रॉस, अफगानिस्तान जा ही नहीं पाया। आप सोचिए अफगानिस्तान से आगे भी निकल गया वो, कहाँ पे, काबुल कहाँ पे है, अफगान, कांधार अफगानिस्तान, ठीक है। ये सब अफगानिस्तान, वर्तमान अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा है, यानी ईरान तक लगभग पहुंच चुका था ये लोग, ठीक है। तो सोचिए कितना बड़ा राज किया होगा चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, ठीक है। तो ये आप देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य जो शासक था, साम्राज्यवाद था, ये इनका साम्राज्य जो है नंद वंश से भी आगे था। लेकिन अगर चर्चा आती है, पहली बार साम्राज्यवाद की चर्चा किसके साथ हुआ था, किसने किया था, नंद वंश ने, ठीक है। यहाँ खासकर महापद्मनंद ने, हाँ, इसको इन्होंने आगे बढ़ाया, ठीक है। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये किस धर्म को मानते थे, जैन धर्म को मानते थे, ये जैन धर्म को मानते थे। अब देखिए क्या हुआ था, जो 200 या 300 BC के आसपास जो है पूरे मगध के क्षेत्र में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। तो देखिए पहले जो अकाल पड़ता था या तो बाढ़ आता था या सूखा आता था, ज़्यादातर सूखे के कारण हो जाता था। अकाल यानी जहाँ पे अनाज की कमी हो, चारा भी ना हो, तो या तो वो भूकंप से आए, या तो वो सूखे से आए या बाढ़ से आए। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने जैन धर्म तो थे ही, इन्होंने क्या किया, एक जगह है कर्नाटका में सरवन बेल गांव, ठीक है, यहां गए और यहां पे इन्होंने संलेखना पद्धति के द्वारा शरीर का त्याग किया, ठीक है। अच्छा बताइए जैन धर्म में संलेखना पद्धति होता है, ये क्या होता है बताइए, भूखे रह करके, देखिए जैन धर्म में आप जाइएगा तो जैन धर्म में अहिंसावादी ज़्यादा होता है। उनको पहले से पता चल जाता है, या वो उनका जो मेन लीडर होता है, सब नहीं, जिनको करना है, कोई जरूरी नहीं आप जैन है तो आपको करना ही पड़ेगा। उनके जो सबसे प्रमुख होते हैं, जैन धर्म के सबसे प्रमुख होते हैं, जब उनको ऐसा लगने लगता है चाहे इस धरती पे मेरा समय अब समाप्त हो गया है, तो वो लोग क्या करते हैं, मरते हैं। तो मरते क्या है, वो खाना पीना छोड़ देते हैं। वो तब तक छोड़े रहते हैं जब तक उनकी मृत्यु ना हो जाए। तो इस पद्धति को क्या कहते हैं, संलेखना पद्धति। एक दो बार बीपीएससी में यही पूछा गया था, संलेखना पद्धति किस धर्म से जुड़ा हुआ है, जैन धर्म से जुड़ा हुआ। और ये क्या है, भूखे रह करके अपने प्राणों का त्याग करना है। और 298 BC में चंद्रगुप्त मौर्य संलेखना पद्धति के द्वारा ही अपने प्राण का त्याग करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको याद, चंद्रगुप्त मौर्य में याद रखने वाली बात क्या है, सबसे पहले इन्होंने यूनानी शासक को हराया, उसके बाद इन्होंने एक नया राज भी बनाया, उसको नया वंश बनाया, मौर्य वंश, ठीक है। अब देखिए इसके काल में आप एक चीज और पढ़े होंगे, इसके काल में आपने एक नाम सुना होगा, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन थे, सेल्यूकस निकेटस के राजदूत थे। पर जब शादी हुआ था तो इन्होंने एक राजदूत भी भेजा था, मेगास्थनीज, ठीक है। राजदूत क्यों भेजा जाता है, अगर आपसे पूछा जाए राजदूत क्यों भेजा जाता है बताइए तो, कौन सा संबंध, जैसे राजनीतिक और देखिए राजदूत इसलिए भेजा जाता है जब आप किसी देश के साथ कोई भी संबंध स्थापित करते हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो या धार्मिक हो। जैसे अभी के हिसाब से देखिए, जैसे मान लीजिए भारत और रूस के बीच संबंध स्थापित है, आर्थिक संबंध स्थापित है। अब मान के चलिए आर्थिक संबंध होगा
तो यहाँ का प्रमुख कौन है? भारतीय राष्ट्रपति और वहाँ का रूस के राष्ट्रपति। अब दोनों बार बार मिलेंगे, ऐसे तो 200 से प्लस देश है, तो क्या उतना उनके पास समय है? तो इन्होंने क्या किया, अपना एक राजदूत वहाँ रख दिए हैं रसिया में, और रूस के सरकार एक यहाँ एक राजदूत रखती है। अब मान के चलिए मेरे यानी देश की तरफ से वो राजदूत जो है वहाँ पे उनकी जो है अधिकारियों से बात करेंगे। इसलिए कारण क्या होगा, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को बार बार रसिया जाना नहीं पड़ेगा। उनको और भी काम है ना, उनको यहाँ सामाजिक कार्य करना है, ग्रामीण का विकास करना है, गरीबों को का उत्थान करना है, शिक्षा को बढ़ावा देना है। केवल विदेशी नीति थोड़ा है, स्थानीय मुद्दे तो बहुत है ना। तो इसलिए वहाँ पे एक राजदूत रख दिया गया है, वो वहाँ पे बाहर संभाल लेंगे। हाँ, जब ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा डिसीजन होता है, उसके लिए फी देते हैं, एक दूसरे देश का दौरा करते हैं, तो साल में एक बार 2 साल में एक बार दौरा करते हैं। लेकिन अस्थायी तौर पर वहाँ एक राजदूत रख दिया जाता है, ताकि रसिया की सरकार को कुछ भी कहना है भारत को, तो सीधे प्रधानमंत्री को फ़ोन न लगाए, जाके वहाँ के एम्बेसडर से बात करें, तो हमें आपसे ये काम है, हम ये बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, आप खबर भारत पहुँचा दीजिए। तो फिर भारत में विदेश मंत्रालय पहुँचा देता है। उसी तरह मान के चलिए हमें अगर कुछ करना है रसिया से, तो हम सीधे रसिया ना जा करके जो रशियन एम्बेसडर है या रशियन राजदूत भारत में, उसको बुलाएंगे, उसको वो बात कह देंगे, भाई ऐसी ऐसी समस्या है, हमें ये करना है, तो आप सूचना वहाँ तक पहुँचा दीजिए। तो भाई जब व्यापार होता है तो एक राजदूत को रखा जाता है। तो अब यहाँ पे संबंध स्थापित हो गया। अब संबंध स्थापित होगा तो व्यापार भी इस दोनों राज्यों के बीच में होगा ना। तो सेल्यूकस निकेटस अपना एक राजदूत भेजेंगे मेगास्थनीज कहाँ पे, चंद्रगुप्त के काल में, और यही आगे चल के एक पुस्तक लिखेंगे जिनका नाम होगा इंडिका। इस इंडिका पुस्तक में मौर्य वंश के बारे में लिखा गया है, पाटलिपुत्रा शहर के बारे में लिखा गया है, यानी भारतीय समाज के बारे में लिखा गया है, जो आप लोग डिटेल में कब पढ़ेंगे, जब प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे तब, ठीक है। लेकिन अभी तो सिंपल सी बात है, बिहार स्पेशल चल रहा है, तो स्पेशल मतलब केवल बिहार से संबंधित। तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आपको क्या याद रखना है, पहला, इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की, किसकी सहायता से, कौटिल्य की सहायता से, ठीक है। इसके बाद इन्होंने सेल्यूकस निकेटस को पराजित किया और काबुल, कांधार, मकरान और हेरात के क्षेत्र पे कब्जा किया। कब्जा ही हुआ ना, जैसे दहेज में मिला हो तो। इसके बाद इन्होंने संलेखना पद्धति के द्वारा सरबन बेलगोला क्षेत्र में अपने प्राणों का त्याग किया। कई बार ये भी पूछा जाता है ये किस धर्म से संबंधित थे, जैन धर्म से। और इसी के काल में एक राजदूत आया था, सीरिया का राजदूत के ये, या सेल्यूकस निकेटस का राजदूत कौन थे, मेगास्थनीज, ठीक है, जिन्होंने पुस्तक लिखा था इंडिका, जिसमें मौर्य वंश की और उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक चर्चा की गई है, ठीक है। तो लिखिए बिंदुसार, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अगला शासक कौन बनेगा, बिंदुसार, ठीक है। अब देखिए आप लोग कन्फ्यूजन में नहीं पड़िएगा, क्योंकि शुरुआती दौर में जब हम लोग तैयारी करते थे 2010 और में, तो बिंदुसार और बिंबिसार में कंफ्यूज हो जाते थे बार बार, ठीक है। कभी कभी बिंबिसार और बिंदुसार, कभी कभी ये लग जाता था जो बिंदुसार जो हर्यक वंश का शासक है, बिंबिसार इसमें लगा देते थे, क्योंकि जब इस शुरुआती दौर में जब भी आप लोग का जो एज है इतना ज़्यादा फैक्ट आएगा तो लोग कंफ्यूज कर जाते, जो समान नाम होता है उसमें लोग कंफ्यूज कर जाते। जैसे अभी आप बिंदुसार बिंबिसार कंफ्यूज कर जाएंगे, प्राचीन भारत में लोग फाहियान और ह्वेनसांग में कंफ्यूज कर जाते हैं, कौन किसके काल में आया है कि नहीं। तो ये आपको बार बार पढ़ते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा ना, तो ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। बिंबिसार यानी हर्यक वंश, ये है बिंदुसार। अब देखिए ये बिंदुसार को हम लोग या पुराणों में एक और नाम दिया गया है, अमित्र घाट। इसका अर्थ क्या होगा, अमित्र घाट, शत्रुओं का नाशक, शत्रुओं का नाशक, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो अगला शासक बना मौर्य शासक, वो था बिंदुसार, जिसे
इतिहास में अमित्र घाट के नाम से भी जाना जाता है। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के हिसाब से जो है तुलना में ये थोड़ा कमजोर थे। इन्होंने जो राज इतना स्थापित किया, तो सबसे पहले इनके काल में क्या होगा, कलिंग जो है, कलिंग मगध क्षेत्र से क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। यानी कलिंग क्या करेगा, खुद को स्वतंत्र घोषित कर लेगा। तो मगध से याद है, कलिंग को मगध में किसने मिलाया था? हाँ, इससे पहले बात कर रहे हैं। हाँ, जरासंध। उस काल से ही जो है मगध का एक हिस्सा था कलिंग। लेकिन बिंदुसार के काल में कलिंग क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्यों? देखिए शासक भी जो भी होता है सब एक जैसा तो होता नहीं है। अब इसे भारत में ही देख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के नरेंद्र मोदी तक कई सारे प्रधानमंत्री हुए, लेकिन क्या सब एक जैसे थे? यहाँ पे कुछ दबंग प्रधानमंत्री भी आए, जैसे इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी। शांति प्रिय लोग भी आए, जैसे जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, और कुछ विद्वान लोग भी आए, मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, है कि नहीं? तो भाई पद से ज़्यादा किसका महत्व होता है? व्यक्ति का महत्व होता है कि नहीं? ऐसा नहीं जो आपको पद मिल गया कल आप, क्या सब कलेक्टर या सब दरोगा एक ही जैसा होता है? कोई कलेक्टर ऐसा होता है जो भ्रष्टाचार के कारण जेल में बंद रहता है, लूट के खा जाएगा आपको। कुछ कलेक्टर ऐसे होते हैं जो गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक समस्याओं को पूरी अच्छी तरह से सॉल्व कर देती है कि नहीं? गरीबों का मसीहा भी बन जाता है। कुछ पुलिस ऐसे होते हैं जिसके डर से पूरा क्रिमिनल थर-थर कांपता हो, और कुछ ऐसे होते हैं क्रिमिनल के साथ बैठ के ही पार्टी मनाते हैं, है कि नहीं? तो याद रखिएगा पद का महत्व ज़्यादा नहीं है। जैसे पद का महत्व तो है, लेकिन पद पे बैठने वाला व्यक्ति जो है वो उसको बड़ा या छोटा बना देता है। अब सोचिए अगर आप कल दरोगा बन जाते, किसी थाना के इंचार्ज हो जाते, अगर आप घूस लीजिएगा तो वहाँ के क्रिमिनल आपसे डरेंगे नहीं कि सबको पता चले तो घूस लेता है, 1 लाख 2 लाख दे दो, जो मन है वो करवाओ। आपके सामने से, आपके सामने बैठ के वो नशा कर लेगा, शराब पी लेगा, लेकिन आप उसको रोक नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उससे 1 लाख 2 लाख रुपये घूस लिए हुए हैं, है कि नहीं? लेकिन अगर आप 1 रुपया भी घूस न ले तो किसी की मजाल नहीं क्रिमिनल के आपके सामने खड़ा हो जाए, कि उसको डर है। ईमानदार व्यक्ति है, क्या कर देगा नहीं करेगा, कि ईमानदार सबसे खतरनाक होता है। उसे भिड़ने में भी और वहाँ उसके सामने क्राइम करने में लोगों को डर होता है। तो यहाँ क्या व्यक्तिगत पहचान होती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मिलाया। ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कहाँ तक चले गए थे हम लोग? काबुल तक चले गए थे, अफगानिस्तान के क्षेत्र तक चले गए थे। लेकिन इनके काल में क्या हो गया, कलिंग मौर्य वंश से या कहिए तो मगध से बाहर हो गया। इसके अलावा तक्षशिला में भी विद्रोह होना शुरू हो गया। तक्षशिला कहाँ पे है? वर्तमान के पाकिस्तान में। अच्छा, तक्षशिला क्यों प्रसिद्ध है? इन विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? और कॉलेज को इंग्लिश में, हिंदी में महाविद्यालय। तो याद रखिएगा, महाविद्यालय यानी कॉलेज, विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी। दोनों में बड़ा कौन होता है? क्यों? क्योंकि वो एक नीति नियंत्रक है, वो डिसीजन मेकिंग है, उसके अंदर में कई सारे महाविद्यालय होते हैं। तो चलिए वो मुद्दा यहाँ नहीं है। ये तक्षशिला विश्व का पहला यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय यहीं बना था। तो तक्षशिला पाकिस्तान में विद्रोह होना शुरू हो गया था। किसके काल में? बिंदुसार के काल में। तो सबसे पहले बिंदुसार ने अपने पुत्र सुसीम को भेजा यहाँ पे विद्रोह दबाने के लिए। जब सुसीम से विद्रोह नहीं दबा तो किसको भेजा गया? अशोक को। ठीक है, तो अशोक ने यहाँ के विद्रोह दबा दिया। ठीक है, अब देखिए इसके काल में, बिंदुसार के काल में ज़्यादा इतिहास तो उतना है नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा बाकी के तुलना में थोड़ा सा ये कमज़ोर थे। और आपको हम पहले बता दें, इतिहास में खास बात है, जो मजबूत होता है, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक हो या जो सबसे ज़्यादा बेकार हो, उसी की चर्चा होती है। और मौर्य वंश में हम लोग 2 पे ही विशेष फोकस करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य
और सम्राट अशोक पे। अब देखिए सबसे पहले तो कलिंग अलग हुआ, तक्षशिला में विद्रोह हुआ, और इसको हम किस नाम से जानते हैं? अमित घात के नाम से। ठीक है, अब देखिए आपने देखा चंद्रगुप्त मौर्य जो है किस धर्म को मानते थे? जैन धर्म को। और बिंदुसार किसको मानेंगे? आजीवक संप्रदाय को। ठीक है, तो उसमें कई सारे संप्रदाय बन चुके थे। जब आप लोग महाजनपद काल देखे होंगे तो हिंदू धर्म के विरोध में लगभग 62 संप्रदाय बने थे, जिसमें बौद्ध धर्म थी और जैन धर्म भी थे। तो एक धर्म आजीवक संप्रदाय भी था, हिंदू धर्म से अलग। धर्म ही तो संप्रदाय है ना, संप्रदाय को ही हम लोग धर्म यूज कर लेते हैं, लेकिन धर्म तो अलग चीज होता है। अब देखिए हिंदू धर्म में या ब्राह्मण धर्म में कई सारी कमियां थी। यहाँ जातिवाद था, महिलाओं की स्थिति कमजोर थी, है कि नहीं? हिंदू धर्म में पहले गौ हत्या की जाती थी, फिर पशु बलि दी जाती थी। अब जो किसान वर्ग है, जो किसान, उसमें उद्योग तो होता नहीं था। अब मान चलिए आप किसान हैं और यहाँ बैलों की बलि दी जा रही है, गाय की बलि दी जा रही है, तो दिक्कत होगा कि नहीं? क्योंकि आप हल बैल जोतते थे, गाय और भैंस के गोबर से खाद बनाते थे, गाय से दूध निकाल के दूध बेचते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यज्ञ के नाम पे गौ हत्या या पशु बलि दी जाती थी, तो समस्या आ रही थी। इसीलिए हिंदू धर्म के विरोध में कई धर्म आए। वो सारे हिंदू लोग ही थे। भगवान बुद्ध और क्या थे? क्षत्रिय थे। जैन और क्या थे? ये सब हिंदू धर्म से के ही लोग हैं। जैसे मान चलिए अभी आप यहाँ भारत में आप हिंदू धर्म के किसी बात से परेशान हैं, आपको तकलीफ दे रही है, तो आप हिंदू धर्म छोड़कर अपना अलग धर्म भी बना सकते हैं। कई संप्रदाय भी चल ही रहा है कि नहीं? तो उसमें एक आजीवक संप्रदाय भी था जो हिंदू ही थे, लेकिन हिंदू धर्म के विरोध में बने थे। तो ये मानिए बिंदुसार किसको मानने वाले थे? आजीवक संप्रदाय। एक तरह से ये भगवान को नहीं मानते थे, ये केवल क्या मानते थे? जो रियल है, जिसको आप प्रूव कर सके। ठीक है, भगवान भी कई प्रकार के माने जाते हैं ईश्वर। एक होता है प्राकृतिक भगवान और एक होता है आध्यात्मिक भगवान। दोनों में अंतर क्या है? प्राकृतिक भगवान वैसे भगवान जिससे आपको सीधा सीधी फायदा होता है, जैसे पानी, जल देवता आपकी प्यास बुझाता है, वायु देवता आपको ऑक्सीजन देता है, धरती माता आपको अन्न देती है, फिर सूर्य देवता आपको एनर्जी देता है कि नहीं? पेड़ पौधे ऑक्सीजन देती है। तो ये सब क्या है? ये है प्राकृतिक देवता। और आध्यात्मिक देवता जैसे महादेव, विष्णु, ब्रह्मा, ये सब आध्यात्म है, आपकी आस्था से जुड़ा हुआ है। लेकिन कुछ होते हैं प्राकृतिक होते हैं, भौतिक देवता होते हैं, जिसको आप प्रत्यक्ष देखते हैं। तो ये सब उस देवता को मानने वाले थे। कौन से? जो प्राकृतिक देवता है, भौतिक देवता, जिसको आप लोग मानते हैं। ये लोग आध्यात्मिक देवता को मानने वाले नहीं थे। तो बिंदुसार में आपको इतना ही देखना है। ठीक है, देखिए बिंदुसार के काल में सीरिया के शासक एंटियोकस जो है एक अपना राजदूत भेजेंगे, जिसका नाम क्या होगा? डायमेकस। राजदूत बोली दिए, राजदूत क्यों भेजा जाता है? व्यापार करने के लिए। चलिए आपने कहा भाई इसी काल में ये 3 चीज मांगते हैं। किससे? बिंदुसार से। क्या क्या मांगते हैं? शराब, दार्शनिक और अंजीर। अंजीर खाने वाली चीज होती है। तीनों में शराब तो आप जानते ही क्या है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत तो होती नहीं है। अंजीर भी खाने की चीज है। दार्शनिक किसे कहते हैं? इंग्लिश में फिलोसोफर कहते हैं। देखिए पहले के विद्वान जो होते थे वो अपना अलग अलग थ्योरी देते थे। अब जो भी देख रहे हैं, चाहे वो इतिहास देख रहे हैं, ज्योग्राफी देख रहे हैं, फिर इसके बाद मैथ्स देख रहे हैं, साइंस देख रहे हैं, जो भी पहले विद्वान होते थे वो सब दार्शनिक ही कहलाते थे। और अपना ये दर्शन के अपना विचार प्रस्तुत करते थे। अब इसे मान के चलिए कोई विद्वान किसी मुख्य मुद्दे पे अपना बहस कर रहा है, अपना क्या करे, विचार प्रस्तुत करता है, जो सबसे अलग हटके होता है, उसे क्या कहते हैं? दार्शनिक। दार्शनिक क्यों बुलाया जाता था? अब इसे मान चलिए हम शासक है, तो शासक है इसका मतलब थोड़े हम बहुत विद्वान हैं।
हम अपने पास पास विद्वानों का एक टीम रखते थे, यानी जब हमें कोई डिसीजन लेना हो देश के विकास के लिए या राज्य क्षेत्र के विकास के लिए या युद्ध के लिए, तो हम उस विद्वानों से, दार्शनिकों से क्या लेते, सलाह लेते। जैसे अभी होता है ना, अभी आप आज के सेंस में देख लीजिए, जो भी केंद्र सरकार प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, ये सब क्या करते हैं, अपने आसपास एक सलाहकार संस्था रखती है जिसमें IAS अफसर होते हैं, है कि नहीं। अगर कानूनी सलाह लेना हो तो जुडिशियल के लोग होते हैं, न्यायाधीश लोग होते हैं। कोई आर्थिक सलाह लेना हो तो फाइनेंस से जुड़े हुए लोग होते हैं, जो BCom किए होते हैं या इकोनॉमिक्स में बड़े बड़े डिग्री लिए होते हैं। अब जैसे मान लीजिए बिहार की आर्थिक स्थिति को सुधारना हो तो हमें किसी से सलाह लेना पड़ेगा कि नहीं। तो हम सलाह किसे लेंगे, वैसे व्यक्ति से लेंगे जिसको अर्थशास्त्र में ज़्यादा जानकारी हो या जिसको अनुभव हो, जो कैसे देश को, कैसे राज्य को चलाया जाता है। तो उसी तरह दार्शनिक भी होते थे पहले, जो राजा को सलाह देते थे, उसका मार्गदर्शन करते थे कैसे काम करना है, ठीक है। तो डायमेकस जो है ये सीरिया के शासक राजदूत था, जो किसके काल में आया था, बिंदुसार के काल में आया था। इसके बाद बिंदुसार के बाद जो महान शासक बनेगा कौन हो गए, अशोक, ठीक है। तो अगला ऊपर दे दिएगा हेडिंग, अच्छा ये लिख के, तो ये लिख लीजिए, देखिएगा सीरिया के शासक, हाँ उसी में अगला पॉइंट, सीरिया के शासक एंटियोकस ने, सीरिया के शासक एंटियोकस ने बिंदुसार के पास अपना एक राजदूत भेजा जिनका नाम था डायमेकस, जिनका नाम था डायमेकस। जिनका नाम था डायमेकस, ठीक है। बाकी ये तीनों चीज लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको आगे भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए अब जो मुख्य है कौन, सम्राट अशोक। देखिए भारतीय इतिहास में जो है जितने भी शासक हुए, जितने भी, तो सबसे जो पहला और प्रमुख नाम आता है वो किसका आता है, सम्राट अशोक का। इसके बाद आगे किसका नाम, कौन सा, मुगल बादशाह अकबर का। ये दो ऐसे शासक हैं जिन्होंने बृहद क्षेत्र पे शासन किया और अपने शासन काल में जनता पे हमेशा, या जनता को हमेशा इस पे विश्वास रहा। ये मान चलिए इनके काल में विद्रोह कम हुए, क्यों, क्योंकि इन्होंने जो भी काम किए वो जनता के हित में काम किए। बाकी शासक का काम क्या था, बस जनता से लूटपाट करना, या हाँ कुछ छोटे मोटे शासक रहे हैं जो जनता के हित में किए, लेकिन उसके पास इतनी शक्ति ताकत नहीं था, क्योंकि सिर्फ जो है आपका इरादा सही उससे मायने नहीं रखता है। राजतंत्र के काल में आपको सेना भी मजबूत होना चाहिए, नहीं तो उसमें कोई किसी पे कब्जा कर लेता था। भाई आज का समय है ना, कोई किसी पे कब्जा करता है तो दुनिया उससे अलग हो जाती है। जैसे मान लीजिए रूस ने यूक्रेन पे हमला किया तो पूरा दुनिया एक तरफ यूक्रेन की तरफ चला गया, तो पहले ये नहीं था। पहले एक ही नियम था, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो जीतेगा वही राज करेगा। इसलिए सेना भी होनी चाहिए। तो इनके पास चाहे वो सम्राट अशोक हो या अकबर, इनके पास सेना की कमी नहीं थी, धन की कमी नहीं थी, और साथ में शांति प्रिय भी था, इसलिए इनका शासन चला भी। तो देखिए अशोक जो है, इसको पुराणों में क्या कहा गया है, पुराणों इसका नाम है अशोक वर्धन। क्या नाम है, अशोक वर्धन, ठीक है। अब देखिए आपको पता है जो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में
जो मगध की सीमा थी कहाँ से चली गई थी? उधर अफगानिस्तान, नीचे उत्तरी कर्नाटक और पूर्व में कलिंग तक। लेकिन बिंदुसार के काल में कलिंग क्या हो गया था? अलग हो गया था। लेकिन जब ये शासक बनेंगे अशोक, तो 8वें वर्ष यानी शासन के 8वें वर्ष के बाद ये क्या करेंगे? कलिंग पर हमला करेंगे। और उसमें कलिंग के राजा कौन थे? नंदराज। कलिंग पर हमला करेंगे और कलिंग को फिर से मगध में मिला लेंगे। ये उनके जीवन काल का यह आखिरी युद्ध था। इस युद्ध में उन्होंने जब लाशों को देखा, है कि नहीं, कई सारे हत्याएं देखी, तो उनका होता है हृदय परिवर्तन हो जाना। और उस समय से उन्होंने क्या किया? ये निर्णय ले लिया कि अब हम कोई युद्ध नहीं लड़ेंगे, जितना क्षेत्र है उसी के विकास में योगदान करेंगे। ठीक है, ये तो उनका अपना निर्णय था। ये तो बौद्ध साहित्यों में लिखा है, लेकिन कुछ ग्रंथों में लिखा गया था ये जानबूझ के हमला किया। क्यों? क्योंकि ये क्षेत्र क्या था? ये क्षेत्र जो जंगलों से भरा था, यहाँ हाथियाँ थी, लकड़ी था, समुद्र था, इसलिए इस क्षेत्र पर कब्जा करना आवश्यक था। ठीक है, चलिए वो बात भी सही है, चलिए कब्जा कर लिया, लेकिन उसके बाद युद्ध तो नहीं लड़ा ना। कई बार आरोप लगता है जब इन्होंने शांति बनाए रखने की कोशिश की तो सेना का भंग क्यों नहीं किया? तो भाई सेना का भंग अगर कर देगा तो फिर तो कोई इस पर कब्जा कर लेगा ना। सेना जरूरी नहीं है जो हमला करने के लिए ही होता है। सेना का काम क्या है? अपने देश की रक्षा के लिए। आपने देखा भारतीय सेना क्या है? इनका प्रमुख उद्देश्य है हमला करना नहीं है, प्रमुख उद्देश्य है भारत की सीमा की सुरक्षा करना, भारत में आतंकवादियों को या ऐसे व्यक्तियों को आने से रोकना जो यहाँ पे हिंसा फैला सके, दंगा फैला सके और जो है बहुत बड़ी घटनाएं कर सके। तो भारतीय सेना क्या है? यानी भारत का एक मोटो है अहिंसा परमो धर्म, लेकिन फिर भी हम लोग सेना क्यों रखे हैं? ताकि अपने देश की सुरक्षा के लिए। आपने देखा होगा कोई भी युद्ध हुआ है 1947 से लेकर के अभी तक, भारत ने पहला आक्रमण नहीं किया, लेकिन जवाब देना तो आवश्यक है ना। इसीलिए सम्राट अशोक ने अपनी सेना को भंग नहीं किया। तो जब सम्राट अशोक बने तो उन्होंने 8वें वर्ष में कलिंग के राजा नंदराज को पराजित करके कलिंग को फिर से मगध में मिला लिया और फिर कभी उन्होंने युद्ध नहीं लड़ा। ठीक है, इसके बाद इसके काल में आपको याद रखना है, याद है बौद्ध संगति। पहला बौद्ध संगति कब हुआ था? 483 BC में। कहाँ पे हुआ था? राजगिरी में। किसके काल में? अजातशत्रु के काल में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई थी? 383 BC। किसके काल में? कालाशोक के काल में। अध्यक्ष कौन थे? सावाकमी। और पहली बार विभाजन भी हुआ था। अब जो है अशोक के काल में तृतीय बौद्ध संगति होगी। किसके काल में? सम्राट अशोक के काल में। कहाँ पे होगा? ये कब होगा? 250 BC में। कहाँ पे होगा? पाटलिपुत्रा में। तो पहला हुआ था राजगिरी में, दूसरा कहाँ हुआ था? वैशाली में, और तीसरा कहाँ होगा? पाटलिपुत्रा में। और इसके अध्यक्ष कौन होंगे? मोगालिपुत्तिस। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगति 250 BC में पाटलिपुत्रा में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगालिपुत्तिस। इसके अलावा एक और होगा चौथा, कहाँ पे? कश्मीर में। किसके काल में? कनिष्क के काल में। और उसके अध्यक्ष कौन होंगे? कौन कौन? अश्वघोष हो गया अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष कौन होंगे? पता है जो दक्षिण में हिंदू धर्म को ले गया है, अगस्त। तो अगस्त नहीं होंगे यहाँ पे, अगस्त नहीं होंगे, अश्वघोष होंगे सही। ठीक है, तो हम लोग वहाँ देखेंगे
तो इसके काल में तृतीय बौद्ध संगति भी हुई है। तो पहला तो आपने देखा कलिंग विजय, दूसरा क्या है, तृतीय बौद्ध संगति। अब देखिए जब हम लोग आगे देखते हैं इसमें, तो अशोक को अगर पढ़े तो अशोक के काल में अभिलेख की चर्चा तो होती ही है ना। अभिलेख, अभिलेख क्या होता है? पत्थर पे, दीवार पे, कहीं पे लिखा हुआ जो राजकीय आदेश है। तो ये आजकल क्या है, आजकल सरकार कोई योजना बनाती है, कोई आदेश बनाती है तो सीधे क्या करती है, पेपर पे लिख देती है। आजकल तो ऑनलाइन भी आ जाता है, लेकिन पहले क्या था, पहले पेपर नहीं था, पेन नहीं था, टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं था, नेट नहीं था। तो सरकार या राजा अपने आदेश कहाँ लिखते, पत्थरों पे, दीवालों पे। तो जो पत्थरों पे जो अभिलेख यानी सरकारी आदेश कहिए या राजकीय आदेश लिखा हुआ होता है या सूचना लिखा हुआ था उसे क्या कहते थे, अभिलेख। और अभिलेख जो है अशोक के 3 प्रकार के थे। एक थे शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख। शिलालेख यानी पत्थरों पे। आपने कभी शिलालेख देखा है? कहाँ? रोड में गोल से कर दिया जाता है, इसका उद्घाटन ये किए हैं, तो वो कोई शिलालेख। स्तंभ लेख क्या है, बहुत बड़ा स्तंभ बना दिया गया और उस पर लिख दिया आदेश। और गुहालेख यानी गुफाओं के अंदर लिखा हुआ गुहालेख। तो अभिलेख जो है अशोक के काल में कई प्रकार के हुए। और आपने देखा होगा कई बार सवाल भी पूछा जाता है, जो अशोक के जो अभिलेख थे ये किस लिपि में थे? ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक, और कोई था? यूनानी लेखों में कुछ भी है। तो इनकी लिपि क्या थी? ब्राह्मी, खरोष्टी और अरामाइक। और सबसे ज्यादा किस लिपि में थे? ब्राह्मी लिपि में। ठीक है। और भाषा कौन सी भाषा का कौन सा प्रयोग किया गया था? भाषा प्राकृत। अच्छा, लिपि और भाषा में अंतर क्या है? अब भाषा व्यक्त करने का तरीका। तो बताइए हम लोग की भाषा क्या है? लिपि देवनागरी। देवनागरी का मतलब क्या? ये जो अ आ ई लिख रहे हैं ये सब देवनागरी लिपि हुआ। हम लोग इसको अपने हिसाब से सेट करते हैं। आप गुजराती भाषा भी देखेंगे तो देखने में आपको ऐसा ही लगेगा, है कि नहीं? तो लिपि होता है लिखने का एक शैली, एक तरीका। अब भाषा क्या होता है? उसको व्यक्त करने का तरीका। तो अभी अशोक के जो अभिलेख है वो कई लिपि में है। ब्राह्मी लिपि में है, खरोष्टी लिपि में है, अरामाइक लिपि में है, यूनानी लिपि में है। और इसका भाषा किसका प्रयोग किया जाता है? प्राकृतिक। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे? अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे जेम्स प्रिंसेप। यानी अशोक के अभिलेख को पढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? जेम्स प्रिंसेप। तो ये तो देखिए, तो भारतीय इतिहास का हिस्सा है, लेकिन हम लोग बिहार स्पेशल में क्या देखते हैं? देखिएगा जो अशोक के काल में 14 बृहद शिलालेख थे। कितने बृहद शिलालेख थे? बृहद मतलब बड़ा शिलालेख था, ठीक है। लेकिन इसमें से कोई भी बिहार के क्षेत्र में नहीं था, ठीक है। हाँ, एक लघु शिलालेख मिला है, यानी छोटा शिलालेख कहाँ मिला है? बिहार की जगह पे सासाराम में, ठीक है। यानी एक जो है लघु शिलालेख मिला है कहाँ पे? बिहार के सासाराम में। और वो 14 बृहद शिलालेख में कोई भी बिहार में नहीं है। इसके अलावा
3, वैसे तो कितने स्तंभ लेख थे? 7। यानी अशोक के 7 स्तंभ लेख थे, जिसमें से 3 स्तंभ लेख कहाँ पे है? बिहार में। बिहार में कहाँ पे? एक जगह है रामपुरवा, लोरिया, नंदनगढ़। अब ये दोनों जो है ये कहाँ पे है? पश्चिमी चंपारण में। और एक है लोरिया अरेराज, कहाँ पे? ये पूर्वी चंपारण में। फिर देखिए, अशोक ने अभिलेख के माध्यम से अपने सूचना या आदेश को जनता तक पहुंचाया। ये कई प्रकार के शिलालेख के रूप में थे, स्तंभ लेख के रूप में थे और गुहा लेख में थे। शिलालेख पत्थरों पे लिख दिया जाता था, स्तंभ लेख पूरा स्तंभ पिलर बनाकर उसमें डाल दिया जाता था, और इसके अलावा गुहा लेख यानी गुफाओं में लिखा जाता था। तो 14 बृहद शिलालेख में एक भी बिहार में नहीं है। वो 14 शिलालेख कहाँ कहाँ है? जब हम लोग भारत के प्राचीन इतिहास देखेंगे वहाँ पे आपको डिटेल चर्चा होगी। उसके बाद लघु शिलालेख में एक लघु शिलालेख कहाँ मिला है? बिहार में, सासाराम में। और ये जो स्तंभ अभिलेख है ये 3 स्तंभ, ऐसे तो टोटल 7 स्तंभ अभिलेख है, जिसमें से 3 कहाँ है? बिहार में। बिहार में कहाँ? रामपुरवा और लोरिया नंदनगढ़ कहाँ पे है? पश्चिमी चंपारण। और लोरिया अरेराज कहाँ पे है? पूर्वी चंपारण। तो पहले यहाँ तक लिखिए। चलिए देखिए, बराबर की पहाड़ी कहाँ पे है? जहानाबाद, यानी जहानाबाद और गया के बॉर्डर पे। अभी आप जाइएगा तो एक बेला स्टेशन है, वहीं पे ये मिल जाएगा आपको। तो बराबर की पहाड़ी जो है, यहाँ पे उन्होंने क्या किया? सम्राट अशोक ने एक गुफा बनाया। कितना गुफा बनाया? 4। ठीक है, ये 4 गुफा का नाम था। गुफा कहिए या उस समय में गुहा कहिए। ये चारों कौन कौन थे? कर्ण, सुदामा, चौपर और विश्व झोपड़ी। यानी सम्राट अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में, जो आज के हिसाब से कहाँ पे है? जहानाबाद जिले में, इन्होंने गुफाएं बनाए। 4 गुफाएं उसमें हैं, जो किस किस नाम से है? कर्ण, सुदामा, चौपर और विश्व झोपड़ी। और ये गुफाएं किसके लिए बनाए गए थे? ये गुफा बनाया गया था किसके लिए? आजीवक संप्रदाय के रहने के लिए। किसके लिए बनाया गया था? आजीवक संप्रदाय के लिए। तो ये याद कीजिए, चारों ये आपको पूछ दिया जाता है, या कभी कभी ये भी पूछ देता है वर्तमान में किस जिले में है। ठीक है, तो बराबर की गुफा में इन्होंने 4 गुफा बनाई बराबर की पहाड़ियों में, जिसमें किसके लिए था? ये आजीवक संप्रदाय के लिए। और आपको तो पता है सम्राट अशोक किस धर्म से संबंधित थे? बौद्ध धर्म से। और सम्राट अशोक ने ही धम्म नीति को भी अपनाया था। किसके प्रचार के लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। यानी सम्राट अशोक ने ही पूरे क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। ठीक है, क्योंकि उसके शिलालेख पे ये क्लियर दिख जाता था कि शिलालेख पे उन्होंने कई अधिकारी बनाए थे। धम्म महापात्र याद है, जिसका काम था धर्म का प्रचार करना। लेकिन सम्राट अशोक की एक खास बात थी, ये व्यक्तिगत जीवन में बौद्ध धर्म को मानते थे, लेकिन ये किसी के साथ जबरदस्ती नहीं किए, जो आपको बौद्ध धर्म मानना ही पड़ेगा। अब ये बौद्ध धर्म को मानते थे और आजीवक संप्रदाय को भी बना के दिए हैं, हिंदू धर्म की भी रक्षा किए। हाँ, जैसे मान चलिए, माने मतलब क्या, जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, लेकिन साथ में तो सिख ईसाई सबकी भी तो इज्जत करते हैं ना। जब मान चलिए कोई सरकार ही है, मानते हिंदू की सरकार है या कोई धर्म सरकार है, लेकिन वो सबके लिए काम करते हैं। तो इनका जो मुख्य धर्म था, जो व्यक्तिगत तौर पे मानते थे, तो वो थे बौद्ध धर्म। इन्होंने धम्म नीति भी लागू किया। धम्म नीति कहने का मतलब क्या? जो धर्म का प्रचार भी किया, लेकिन ये प्रचार कोई जबरदस्ती नहीं था। हम प्रचार कर रहे हैं, आपको अच्छा लगे तो ज्वाइन कीजिए, अच्छा नहीं लगे तो
ज्वाइन नहीं कीजिए। ठीक है, तो ये धम्म नीति भी हम लोग देखेंगे कब, भारतीय इतिहास में। लेकिन यहाँ याद रखिएगा, यहाँ सिंपल से सवाल बनता है, जो है सम्राट अशोक किस धर्म को मानते थे, बौद्ध धर्म को मानते थे। ठीक है, लेकिन इसके अलावा वो अन्य धर्म का भी सम्मान और इज्जत करते थे, ऐसा नहीं है जो जबरदस्ती कर दिए। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला शासक कौन बनेगा, दशरथ मौर्य। इस सम्राट अशोक के बाद अगला शासक कौन बनेगा, दशरथ। ये कौन था, सम्राट अशोक का कौन था, ये पौत्र था, पौत्र यानी पोता, यानी ये जो था सम्राट अशोक का पौत्र यानी पोता। इसके पिता का क्या नाम था, तिवाला, यानी देखिए सम्राट अशोक के जो है दो पुत्र थे, तिवाला और महेंद्र, और बेटी कौन थी, संघमित्रा। ठीक है, लेकिन वो कोई शासक नहीं बनी। शासक कौन बना, तिवाला का पुत्र दशरथ मौर्य। ठीक है, सम्राट अशोक के बारे में यह भी कहा जाता है, जब वो शासक बने थे तो 99 भाइयों की हत्या किए थे। अभी भी आप जाइएगा पटना में अगम कुआं है, तो उसमें कहा जाता है इसी में काट के गर्दन फेंका गया था। लेकिन ये थोड़ा असंभव है कि नहीं, 99 कुछ ज़्यादा हो जाता है ना, लेकिन इतिहास में कहा गया है तो आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो 99, लेकिन सभी इतिहास में नहीं, कुछ ही ग्रंथों में कहा गया है, खासकर पुराणों में या हिंदू ग्रंथों में कहा गया है, बौद्ध ग्रंथों में इसकी चर्चा नहीं है। तो यहाँ देखिएगा, जब सम्राट अशोक के बाद उसका पोता यानी पुत्र दशरथ मौर्य क्या बनेगा, शासक बनेगा। और ये शासक जो दशरथ मौर्य किससे जुड़ा हुआ रहेगा, आजीवक समुदाय से। तो यानी ये बौद्ध धर्म जुड़ा था, ये किससे जुड़ा होगा, आजीवक समुदाय से। अब देखिए सम्राट अशोक के तरह दशरथ मौर्य भी क्या करेंगे, जो एक नागार्जुनी पर्वत है वो भी कहाँ पे है, नागार्जुनी पहाड़ी, वो भी कहाँ पे है, जहानाबाद में। और ये भी 3 गुफा बनाएंगे। वो 3 गुफा का क्या क्या नाम होगा, गोपी, बहायक और वेदंतिका। ये भी किसके लिए बनाएंगे, आजीवक संप्रदाय के लिए, और ये भी आजीवक संप्रदाय के लिए होगा। ठीक है, तो यानी सम्राट अशोक के बाद उसका पोता शासक बनेगा दशरथ मौर्य। वो किससे संबंधित होगा, आजीवक संप्रदाय से। और इसके रहने के लिए नागार्जुनी पर्वत पे 3 गुफा बनाएंगे। देख कभी पूछ दिया जाता है, हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, बराबर की पहाड़ी किसके द्वारा बनाया गया गुफा, और नागार्जुनी पहाड़ी पे दशरथ मौर्य के द्वारा। ये 4 नाम दे देगा, पूछेगा निम्नलिखित में से कौन अशोक के द्वारा बनाया गया, इसमें से एक हटा करके उसमें से डाल देता है। ठीक है, तो दशरथ मौर्य का भी इतिहास इतना ही हम लोग जानते हैं, और बाकी लंबा नहीं देखते हैं। इसका जो आखिरी शासक है वो कौन होगा, बृहद्रथ, जिसका काल होगा 187 से 184 बीसी। यानी मौर्य वंश का आखिरी शासक कौन होगा, जो किसका पुत्र होगा, सतधवन का पुत्र होगा। और इसकी हत्या इसके एक सेनापति पुष्यमित्र शुंग करेंगे। और पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ की हत्या करके मौर्य वंश को ही समाप्त कर देगा। यहाँ कहिए कि मगध वंश ही खत्म हो जाएगा, और शासक कौन बनेगा, शुंग वंश का शासक आएगा। जब पटना से हट करके इसका पाटलिपुत्रा से हट करके इसकी राजधानी कहाँ चली जाएगी, विदिशा, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ तक लिखिए आप।